पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपूर, संस्कृती मंत्रालय भारत सरकार आणि सांस्कृतिक कार्य संचालनालय मुंबई, सांस्कृतिक कार्य विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित नृत्यांजली. नमस्कार, मी पूर्वी भाविक. नृत्यांजली या भारतीय शास्त्रीय नृत्यांच्या अत्यंत माहितीपूर्ण अशा मालिकेमध्ये मी तुम्हा सर्व रसिक प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करते. नृत्यांजलीमध्ये विविध शास्त्रीय नृत्याचे पैलू आपण विविध तज्ञांच्या माध्यमातून उलगडून पाहत आहोत, ऐकत आहोत. आणि हा अप्रतिम असा कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्य संचालनालय महाराष्ट्र शासन आणि पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आम्ही तुमच्या समोर घेऊन येत आहोत. आचार्य गुरु पार्वती कुमार यांचं हे जन्मशताब्दी वर्ष आणि त्या निमित्ताने ही मालिका आपण अनुभवत आहोत. आजच्या भागामध्ये आपल्या सोबत आहेत भरतनाट्यम आणि सत्रीय नृत्यांगना आणि गुरु प्रतीशा सुरेशी. प्रतीशाजी, आपलं मनपूर्वक स्वागत आजच्या कार्यक्रमामध्ये. नमस्ते. या भागामध्ये आपण आपल्या चर्चेला सुरुवात करण्याआधी आपण त्यांची थोडक्यात ओळख करून घेऊया. वयाच्या 5व्या वर्षीपासून प्रतीशाजींनी नृत्यकला आत्मसात करायला सुरुवात केली. कैलासवासी गुरु रोसेवार सायकिया बोरायन यांच्याकडे त्यांनी त्यांचं शिक्षण सुरू केलं. त्यानंतर कला क्षेत्रामध्ये भरतनाट्यमचं शास्त्रोत्तर शिक्षण त्यांनी घेतलं आणि भरतनाट्यममध्ये सुद्धा प्रावीण्य प्राप्त केले. त्यानंतर त्या आसामला परत गेल्या. आसाममध्ये त्यांनी आपलं शिक्षण पुढे सुरू ठेवलं आणि सत्रियामध्ये सुद्धा त्या पारंगत झाल्या. लग्नानंतर मात्र आसाम बाहेर त्या आल्या आणि अर्थातच महाराष्ट्रात आल्या आणि सत्रिय या नृत्यकलेला, ज्या नृत्यकलेला 2000 सालामध्ये शास्त्रीय नृत्याचं स्थान मिळालेलं आहे, त्याचा प्रचार आणि प्रसार करायला त्यांनी सुरुवात केली. आपल्या नृत्य शाळेच्या माध्यमातून, विविध लेक्चर डेमॉन्स्ट्रेशनच्या माध्यमातून आणि विविध सादरीकरणांच्या माध्यमातून फक्त भारतातच नाही तर भारताबाहेर सुद्धा सत्रियची ओळख त्यांनी लोकांसमोर पटवून द्यायला सुरुवात केली. नेहरू सेंटर लंडन इथे त्यांनी सत्रिय नृत्याचं प्रदर्शन केलेलं आहे. अशा या गुरु प्रतीशा सुरेश आपल्या सोबत आहेत. आणि प्रतीशाजी, आपलं मनपूर्वक स्वागत पुन्हा एकदा. मला असं वाटतं की सुरुवातीपासून सुरू करूया. आपण जेव्हा सत्रिय नृत्याचं शिक्षण घ्यायला सुरुवात केली तेव्हा कदाचित याला शास्त्रीय नृत्याचं जे स्थान होतं किंवा ज्याला एक आपण शास्त्रीय नृत्याचं स्टेटस म्हणतो ते प्राप्त नव्हतं. तेव्हा 7 नृत्यकला फक्त लोकांना माहिती होत्या ज्या शास्त्रीय म्हणून ओळखल्या जायच्या. तर त्यामुळे सत्रिय नृत्य प्रकाराबद्दल सर्वांना फारच उत्सुकता आहे की कशा पद्धतीने याचा उगम झालेला आहे, कुठून झालेला आहे. आसाममधनं आम्हाला माहिती आहे, पण आसाममध्ये सुद्धा कुठल्या संस्कृतीत नाही येतं आणि त्याचा प्रचार आणि प्रसार कसा झालाय. नमस्ते पूर्वी जी. पहले तो मैं सबके सामने क्षमा चाहती हूँ कि मैं मराठी में इतना अच्छा बोल नहीं सकती, तो मैं हिंदी और इंग्लिश में ही बोलूँगी. समझ तो सकती हूँ लेकिन बोलने में मेरा थोड़ा दिक्कत है. तो ये जो हिस्ट्री के बारे में आपने पूछा, उगम और कैसे ये शुरुआत हुई, तो फॉर दैट वी हैव टू गो टू 1449, क्योंकि सत्रिया का जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत किया था श्रीमंत शंकरदेव ने और उनका जन्म हुआ था 1449 में. ये जब भक्ति का मूवमेंट जो इंडिया में मेडिवल टाइम्स में हुआ था तभी इसकी शुरुआत हुई थी सत्रिया. सो सत्रिया स्टार्टेड विथ the life of Srimanta Shankardev, but definitely not, you cannot take the period of his birth, the year of his birth, but in the 15th century. So he propagated this. First of all, we have to understand that Satriya dance is still a living tradition and it has been continuing from the year 1449, that is the 15th century. So now it is almost more than 550 years. So this whole dance form started with when Shankaradeva started his propagation, जब उन्होंने भक्ति का propagation शुरू किया था. और क्यों शुरू किया था? क्योंकि उस समय उस रीजन में जो आचार व्यवहार थे that was degrading, कम होती जा रही. ऐसा नहीं कि पूरा वेद का भी आचार था, दूसरे मंदिर का भी आचार था, बट देयर वाज, यू नो, इन इंडिया वी हैव अ कास्ट डिवीजन. कास्ट डिवीजन में
people were not allowed to go to the temple, or there were lots of animal sacrifices, those kind of things. So Shankar Deva ne usko, his whole purpose was to reform the society को अच्छा करने के लिए, कि लोगों में ये समझ आए, क्योंकि उस जमाने में तो राजा हुआ करते थे, तो राजा का आदेश ही हुआ करता था, and people's whole mentality was different, not like what it is today. So he started with the bhavna. Bhavna is like a natya, what we find in Natya Shastra. It's a natya. So he started doing that, and he started composing, and it was all based on the Bhagavat. So Bhagavat prachar tha, Krishna और रामा का महात्म्य था इसमें. So through Bhagavat he started the whole process of doing this. तो उनके बाद whoever the disciples that he had, like Shri Madhav Dev, who was his senior most disciple, तो उन्होंने उसके साथ जोड़ना शुरू किया, और ऐसे ऐसे ये लिविंग ट्रेडिशन चलते गए. लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस है कि ये लेडीज इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया करते, बिकॉज उस जमाने में लेडीज का नाटी में पार्टिसिपेट करना नहीं था. मतलब मैं मेडिवल टाइम्स की बात कर रही थी अभी. और लोग बॉयज जो हैं, जो लड़के हैं, वो ही लेडीज का पोशाक पहन के लेडीज का पार्ट किया करते थे. तो शुरुआत वैसी हुई, और ये हाईली फिलोसॉफिकल है, ये ट्रांसेंडेंटल है, और ये ऐसा नहीं कि शंकर देव ने एक दिन सब ऐसे बैठ के जोड़ा, ऐसा नहीं है. he was a saint, like a rishi, and all the creations happened through his own sadhana. So but he was not a sadhavi like a yogi. He was a creator, a polymath, because he was not only dance, he did music, he did handicraft, he did literature, so he was good in everything. He was the creator of this time. तर असं जसं तुम्ही सांगितलं की शंकरदेव यांच्या भक्ती मार्गातनं आणि भक्ती साधनेतनं, किंवा ज्याला आपण विविध पद्धतीचे भक्ति प्रचार मतलब एक्चुअली मुझे कहना है कि शायद जो मोनेस्ट्रीज थी वहीं से ये शुरू हुआ है ना. हाँ, तो ये भक्ति प्रचार करने के लिए उनको पहले तो वो भक्ति प्रचार, तो थोड़े थोड़े होकर वो क्या हुआ, जहां भी वो जाते थे तो 17 का इक्विवेलेंट आप मोनेस्ट्री कह सकते हैं. तो 17 में ये प्रैक्टिस होने लगा. 17 में बॉयज को ये ट्रेनिंग होने लगा. पहले तो इसका नाम 17 जो इन्होंने दिया, तो सत्रिया नाम 17 से आया है, लेकिन ये सत्रिया नाम बाद में कॉइन हुआ है. अभी हाल ही में, नॉट इवन जस्ट मे बी 80 years. पहले इसका नाम सत्रिया नहीं था. 17 में इसका प्रचार हुआ था, प्रॅक्टिस. बरोबर आहे. थोडक्यात मराठीत सांगायचं झालं तर वर्षानुवर्षापासूनची प्राचीन परंपरा जी होती गुरु शंकरदेवांच्या शिकवणीची किंवा भागवत प्रचाराची, जी सत्रांमध्ये व्हायची आसाममध्ये, आणि त्याच्यातलाच एक अत्यंत अविभाज्य घटक होता हा नृत्याचा, जो पुढे सत्रिय म्हणून नावारूपाला येऊ लागला. आणि प्रामुख्याने पुरुषांच्या माध्यमातून, भक्तगणांच्या माध्यमातून हे नृत्य सादर केलं जायचं. पण स्त्रिया सुरुवातीला करायच्या नाही, त्यांचा वेशही पुरुषच करायचे. पण हळूहळू त्याचा कसा प्रचार होत गेला आणि स्त्रिया कसा करायला लागल्या याच्या मुद्द्यावरती आपण येऊया. तो आपने अभी हमें बताया की कशा पद्धतीने उगम झाला, ओरिजिन कहाँ पे था, पण त्याची डेव्हलपमेंट पुढे कशी होत गेली. कारण हळूहळू हा संपूर्ण भारतामध्ये प्रचार आणि प्रसार या नृत्याचा झाला. आणि 2000 साली, म्हणजे आता अगदी 11 फक्त वर्षांपूर्वी सर्वांना कळून त्याला शास्त्रीय नृत्याचं एक रूप प्राप्त झालेलं आहे. तर मग याच्यामध्ये कोणाकोणाचा सहभाग होता, किंवा सत्रियाचे जे कॉस्ट्युम्स आहेत, त्याची वाद्य आहेत, त्याचं लिटरेचर आहे, या सगळ्याबद्दल आम्हाला सांगता आवडेल. तो इसके जो आपने कहा, तो इसके लिए मुझे थोड़ा स्लाइड्स दिखाना पड़ेगा ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए. पहले मैं दिखाऊंगी.
तो ये है नामघर, जहाँ इसका दिस इज द प्लेस, इट्स लाइक अ टेम्पल बट इट इज नॉट अ टेम्पल बिकॉज देयर इज नो आइडल वर्शिप। यहाँ मूर्तियों का पूजा नहीं होता, ये भागवत ही मेन है। हाँ, भागवत को ही माना जाता है। ओके। हाँ, तो इसके बाद ये है जैसा हॉल जिसमें सारा नृत्य का और नाट्य का प्रदर्शन यही होता है कि ये है मिडिल एरिया जहाँ होता है, और ये साइड में लोग बैठते के इसके देखते हैं। और इसमें मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे ये करते हैं ये लोग। तो ये तो ओझापाली है, एक डांस स्टाइल है, इसका नाम है सत्रिया ओझापाली, जहाँ लोग जो पीछे हैं वो है पाली और बीच में है ये है ओझा। तो इनका मेल झूल, इनका सूत्रधार का जो रोल है, जो जहाँ सूत्रधार और संगी के साथ रहते हैं पारिपार्श्विक के साथ, तो इससे ये मिलता है। फिर मैं दिखाऊंगी कैसे छोटे बच्चे यहाँ आते हैं, तो ऐसे ट्रेनिंग होता है। ये छोटे बच्चे छोटे उम्र में ही वो सत्र में आ जाते हैं, और फिर ये गुरु के साथ उनका ट्रेनिंग होता है। तो ये जो ऐसे बैठ के उनका स्टडीज वो करते हैं, ये है उनका पढ़ाई का। फिर उनका जैसे डेली काम में जुड़े रहना, तो ऐसे इनका और ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ मैम, ये फोटोग्राफ्स देख के मुझे एक सवाल पूछना है आपसे। हे जे सगळे छोटी मुलं येतात आणि गुरुकुल पद्धतीमध्ये शिकू लागतात, काम करतात, ती पूर्णपणे देवाला डिवोटेड असतात का, राइट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड? या ये जो बच्चे हैं ना, इनको दिया जाता है, फैमिली गिव्स देम, फैमिली उनको देते हैं। जैसे मानिए आप जैसे पुराने जमाने में भेजते थे विद्यालय में गुरु के पास, तो ऐसे भेजते हैं उनको। तो दे कम एट द एज ऑफ 3 years, 2 years, 4 years, 5 years। तो यहाँ आके पूरा फिलॉसफी का स्टडी करना, फिर उनको म्यूजिक में जो जिसमें अच्छा है, जैसे कोई डांस में अच्छा है, कोई खोल बजाने में अच्छा है, तो उनको डांस करवाते हैं। ताल में जो अच्छा है उनको डांस करवाते हैं, और म्यूजिक में जो अच्छा है म्यूजिक करते हैं। फिर कोई हाथ का काम भी करते हैं, कोई मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स करते हैं और लिखते हैं। तो अलग अलग आर्ट, क्योंकि ये सब कुछ मिला के सत्रिया है। बिल्कुल। हाँ, और ये सब वो लोग ट्रेन होते हैं, और फिर उसका प्रचार वो लोग करते हैं। जैसे वो नामघर जो आपको दिखाया, उसके अंदर परफॉर्मेंस होता है, लेकिन परफॉर्मेंस ये जो सत्रिया अंदर जो परफॉर्मेंस होते हैं नामघर के अंदर, ये ऐसा नहीं है कि हर बार ये लोगों को दिखाने के लिए होता है, क्योंकि ये फिलोसॉफिकल है और ये ट्रांसेंडेंटल है, ये खुद के लिए होता है, और ये गुरु की आराधना के लिए होता है। गुरु मतलब भगवान, भगवान की आराधना के लिए होते हैं, और जो भावना है वो बाहर होते हैं। तो ट्रेनिंग ऐसे लेते हैं वो लोग। म्हणजे थोडंसं एक महाराष्ट्रीयन लोकांना एक थोडंसं जर आपण उदाहरण द्यायचं झालं तर मला असं वाटतं की वारीमध्ये, पंढरपूरच्या वारीमध्ये ज्या पद्धतीने सर्व जे वारकरी असतात ते नृत्य करतात देवापुढे, जे जास्त भक्ती मार्गाने प्रेरित असतं, भक्तीने प्रेरित असतं, ते कुठल्याही पद्धतीने परफॉर्मन्स पेक्षाही देवासाठी आनंद व्यक्त करणारं नृत्य असतं। तशा पद्धतीचा ह्याच्यातनं या नृत्याचा उगम झालेला आहे, आणि त्यानंतर ते आणखीन डेव्हलप होत गेलं एक नृत्य प्रकार म्हणून।
खूपच सुंदर. मला असं वाटतं की या फोटोज मधनं आम्हाला अगदी छान तुम्ही तिथल्या अंतर्भागामध्ये घेऊन ठेवलं. तर तुम्ही म्हणालात की ज्यांना नृत्य करायचं ते नृत्य करू शकतात किंवा शिकू लागतात, ज्यांना म्युझिक उत्तम येतं ते म्युझिक करू लागतात. तर म्युझिक कुठल्या पद्धतीचं असतं आणि वाद्य कुठली कुठली असतात? तो इनका जो है खत्रिया का म्यूजिक और वाद्य म्यूजिक तो इंस्ट्रूमेंट जो है म्यूजिक में तो उनका मेन इंस्ट्रूमेंट है खोल. मृदंग भी होते हैं और खोल भी होते हैं, लेकिन मृदंग बाद में आया है. मृदंग इतना यूज नहीं होता है, मेन इंस्ट्रूमेंट खोल होता है उसमें. तो और बाकी ऐसा है कि हारमोनियम इसमें यूज नहीं होता है, गले का ही वॉइस का यूज होता है. और एक जमाने में उसको बोलते हैं काली, जो ऐसा मुंह से फुकाते हैं, इसका फोटो मेरे पास नहीं है, वो यूज करते थे. और एक एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है सारिंदा, वो यूज करते थे पहले. अभी तो ये लुप्त हो गए हैं, इनका यूज भी नहीं हो रहा है. तो और ताल यूज होता है. मैं एक वीडियो शेयर करूंगी आपके साथ. तो आप देखेंगे कैसे बॉयज गर्ल्स का कॉस्ट्यूम पहन के डांस करते हैं. तो आप देख रहे हैं कि इसी से शुरू हुआ है. लेकिन बॉयज जो है, ऐसा नहीं कि अभी हम इम्पोर्टेंस देते हैं फिजिकल परफॉर्मेंस में, फिजिकल परफेक्शन, फिजिकल हमको परफेक्ट होना है, वो तो है ही. लेकिन ये डांस ऐसे ही लिविंग ट्रेडिशन में चल रहा है. कभी कभी फिजिकल जो है परफेक्शन उन लोगों में होता नहीं, लेकिन वो करते हैं, फिर भी करते हैं. ऐसा नहीं कि कोई परफेक्ट नहीं है तो वहां नहीं करते, क्योंकि मेन उद्देश्य है फिलॉसफी का. वो जब करते हैं मूवमेंट्स तो उनको अपने आप को वो पूरा सरेंडर कर देते हैं. और अभी जो 17 में होते हैं और अभी जो हो रहा है उसमें थोड़ा अभी हमको अंतर दिखने लगा है, क्योंकि जो फिलॉसफी है, तो फिलॉसफी में थोड़ा, क्योंकि 17 में हम फिलॉसफी मेंटेन करते हैं, हर पढ़ते हैं, मतलब वी लिव, हम वो जीते हैं फिलॉसफी. और बाहर अभी परफॉर्मेंस बेस हो गया है, तो वो उसमें थोडा डिफरन्स आने लगा है. वो डिफरन्स क्या है, तो फरक काय आहे याच्यावरती आपण जाऊच. पण तुम्ही मगाशी इन्स्ट्रुमेंट्स बद्दल सांगत होतात, तर खोल तर आम्ही पाहिलंच आता, पण त्या व्यतिरिक्त थोडंसं सिम्बल्स सारखं पण काहीतरी एक इन्स्ट्रुमेंट होतं. आणि गाण्याचा प्रकार याच्यातला कुठला आहे? साहित्य, लिटरेचर हे फक्त भागवतातनच घेतलेलं असतं का? तो साहित्य है जो शंकरदेव की रचना है वही यूज करते हैं, क्योंकि अभी भागवत तो मेन भागवत तो संस्कृत में है. तो शंकरदेव इन सबको जो लैंग्वेज में क्रिएट किया था उसका नाम है ब्रजावली. जो ब्रजावली. तो ये उन्होंने एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज एक बनाया था, असमीज, संस्कृत, मैथिली, ये सब जोड़ के. तो जैसे तो ये इसीलिए बनाया था क्योंकि हमारा जो लैंग्वेज हम जो असम में बोलते हैं उससे थोड़ा फर्क हो, उससे थोड़ा लिरिकल हो, उसको सुंदर लगे सुनने में, तो वो यूज किया था. तो उन्होंने असमिया में भी लिखा था और ही यूज्ड टू यूज द ब्रजावली लैंग्वेज. जैसे एक अगर मैं सेंटेंस आपको बोलूं,
जैसे एक बौरगीत नाटिका गीत है, तो वो है असम में, मतलब ये ब्रजावली लैंग्वेज में आप समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि हिंदी जैसा है। तो हम असमिया जो बोलते हैं उससे जरा हटके है। तो जो लैंग्वेज है जैसे कहो प्राणीर बांधवो, अब क्योंकि मैं ओ बोल रही हूँ आपको समझ में नहीं आया, लेकिन मैं अब आपको हिंदी के प्रोनाउंसिएशन में बोलो, जैसे कह रे उद्धव, कहो कह, कह प्राणीर बांधव, मतलब प्राणीर बांधव, प्राण का बांधव। कभी कभी ना गाने से ही आता है लिटरेचर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आप बहुत अच्छा गा रही है, तो हमें भी सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। हे प्राण कृष्ण कब आवे, हे प्राण कृष्ण, हे प्राण कृष्ण कब आवे। तो ये लैंग्वेज बाहर, क्योंकि शंकर देव का जो बनाने का जो ये था तरीका था, भाव जो था, तो असम में सीमित नहीं था, वो भारत वर्ष के लिए बनाया था। तो जब बोलते हैं ना हे प्राण, हे प्राणो कृष्ण को आवे, तो उसका जो म्यूजिकल ट्रेडिशन है, उसका जो गाने का सुर है, राग है, वो सब भिन्न है, आप दूसरे जगह से मिलता नहीं है, क्योंकि कंप्लीटली राग भी भिन्न है, गाने का तरीका भी भिन्न है। तो मैं जैसे गा रही हूँ उससे अलग ही गाते हैं, उन 17 में कंप्लीटली अलग गाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में। और लिटरेचर कंप्लीटली सब कुछ गुरुजन ने जो लिखा है, और गुरुजन के बाद माधव जी ने जो लिखा है वही यूज होता है, और जो सारे लिटरेचर भागवत के बेस ऊपर बेस्ड है। तो मतलब वैष्णवी ट्रेडिशन, वैष्णव सारे कंप्लीटली भागवत। तो मैं एक आपको डिफरेंस भी आप देखने पाएंगे, जो करेक्ट सत्रिया का जो डांस करने का ट्रेडिशन है, म्यूजिक का ट्रेडिशन है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल। ये ताल देने का स्टाइल है, ताल जैसे देते हैं ना, उसका स्टाइल है। 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। फारच मस्त, खूपच छान। तो ये मैं आपको क्या बताना दिखाना चाहती थी, तो इसका जो कॉस्ट्यूम है, इसका जो डिफरेंस है, तो इसका कॉस्ट्यूम ही पूरा पूरा व्हाइट है,
सफेद है, क्योंकि इसमें सात्विक भाव है। तो जब वो अंदर करते हैं तो उसमें सात्विक भाव होता है। तो ये जो कॉस्ट्यूम का कलर है वो कलर नहीं होना चाहिए। वही मैं डिफरेंस बोल रही हूँ कि अभी डिफरेंस देखने लग रहा है, क्योंकि कलर का यूज नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द फिलॉसफी। ये सफेद ही रहते हैं। और ये जो आपने देखा गाना हो रहा है, लेकिन अभिनय नहीं हो रहा है इसमें। बिल्कुल। तो अभिनय नहीं होता है, वो गाने का ताल में वो डांस को पूरा अंदर, मतलब उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्पर्स करते हैं, अंदर डाल देते हैं उसमें, क्योंकि इसमें भक्ति है। लेकिन जो एक्सप्रेशन है, जो अलग अलग नवरस है, जो हम करते हैं, जो हम दिखाते हैं, ये होता है भावना में। वो है रंजात्मक, मतलब रंजनात्मक, वो है रंजन के लिए, वो होता है भावना। तो वो कलर उसमें आ जाता है। तो मतलब अभी जो हमने देखा उसमें हम कहेंगे कि नृत्य ज्यादा था, जिसमें अभिनय नहीं होता है या भावना नहीं होती है। तो इसी से याच्यावरच मला तुम्हाला पुढचा प्रश्न असा विचारायचा आहे की जेव्हा सत्रीय नृत्याचा सादरीकरण मठामध्ये सत्रामध्ये होतं किंवा हल्ली बाहेर स्टेजवर पण होतं, तेव्हा काही एक विशिष्ट रेपेटुआर फॉलो केला जातो का? त्याच्या अंतर्गत नृत्य रचना कोणकोणत्या असतात? तो सत्रिया का जो रेपर्टुआर है वो पहले तो सत्रिया में एक मतलब रेपर्टुआर पहले जमाने में ऐसे नहीं होता है। जो रेपर्टुआर हम भरतनाट्यम के हिसाब से देखते हैं, तो ये जो मार्गम है, पहले अलारिपु शब्दम जो है सर, तो इसका सत्रिया का डांसेस होते हैं। डांसेस होते हैं पुरुष प्रधान और प्रकृति प्रधान, उसमें ही डिफरेंस है। तो पुरुष प्रधान डांसेस में कृष्णा का महात्म्य है। कृष्णा गोपा बालक के साथ डांस करते हैं, अलग अलग डांस है उसका। जैसे नादु भंगी वो कृष्णा के पोशाक पहन के, कृष्णा होके, क्योंकि हमारा जो फिलॉसफी है, जब हम भगवान का उपासना करते हैं तो हम खुद भगवान बन जाते हैं, वही हमारा फिलॉसफी है। तो इसीलिए भगवान का ड्रेस पहन के कृष्णा का, तो उसमें आपको कृष्णा कौन है और गोप बालक कौन है आपको फर्क नहीं दिखेगा, क्योंकि सब कृष्णा बन गए। तो वो जैसे नादु भंगी है, बाहर नाच और कृष्णा का डांस, वो होता है पुरुष प्रधान। और जो लास्य है, जो अभी आपने देखा, वो है लास्य। तो उसमें लास्य डांस में कंप्लीटली लेडीज का पोशाक पहनते हैं, मूवमेंट सॉफ्टर होता है। वैसे सत्रिया का जो स्टाइल है वो बहुत अंडुलेटिंग है, वो मूव करते रहते हैं, वो क्रिया ज्यादा है उसमें, तो उसमें अंडुलेटिंग है सत्रिया का मूवमेंट। तो आपने देखा होगा लड़की लोग ऐसे ऐसे करके आते हैं, और जैसे अब देते भी है उनका वेरी सॉफ्ट है। और लड़का का जो है वैसा ही है, हल्का सा उसमें उद्धत उसमें होता है। तो ये है रेपर्टुआर। लड़कियों का डांस है चाली डांस और रजाघरिया चाली डांस। रजाघरिया क्योंकि राजा के घर में किया करने के लिए वो अलग कॉम्पोजिशन किया, उसको थोड़ा सा ऑर्नामेंटल बनाया, उसमें मृदंग किया। वैसे ज्यादा फर्क नहीं है। और चाली डांस जो है वो 8 प्रकार के चाली डांस है, और ये 4 प्रकार, ये 12 हो गया लड़कियों का डांस, और बाकी 4 हो गया पुरुष प्रधान डांस। वैसे झुमुरा डांस भी है, उसमें पहनते हैं स्कर्ट, लेकिन डांस करता है थोड़ा उद्धत का। तो उसमें हर एक डांस, उसके पीछे एक स्टोरी भी है, क्यों ऐसे करते हैं। जैसे कृष्ण चले गए थे, तो कृष्ण को याद करके गोपी होके, लेकिन सर में पगड़ी बांध के कृष्णा जैसा डांस करना लगा। तो झुमुरा डांस का वो है अर्थ। तो हर एक डांस का ऐसे एक अर्थ है, हर एक डांस का उद्भव कैसे हुआ। जैसे कृष्ण गोपा बालक के साथ चले गए गाय चढ़ाने के लिए और उधर भोजन खाए, तो वो हो गया बाहर डांस। कृष्णा नाद के ऊपर, सर्प के ऊपर डांस किया, तो वो हो गया नादोभंगी डांस। तो ऐसा है उसका रेपर्टुआर। तो क्या मैं और एक शेअर कर सकती हूँ? उसकी पहिले एक अजून प्रश्न मला तुम्हाला विचारायचा आहे की तुम्ही म्हणालात की राजासमोर नृत्य सादर करण्यासाठी वेगळ्या काही रचना केल्या गेल्या, तर हा बदल कधी घडला की सत्रमधून राजासमोर नृत्य करण्याची ही वेळ कधी आली? तो वैसे तो ये बहुत पीछे बाद में हुआ था, क्योंकि राजा ने उनको बुलाया कि
डांस करने के लिए। पहले तो शंकर देव के जीवन में बहुत उनको संघर्ष हुआ था, क्योंकि वो पुरोहित और मंदिर के अगेंस्ट गए थे, पुरोहितों के अगेंस्ट और मंदिर के। तो वाद विवाद, राजा का घर में बुलाते थे, राजा किसी ने जाके कंप्लेन करते थे कि ये नया कोई आया है विद्वान, वो हमारा पुरोहित लोग उनके अगेंस्ट कंप्लेन करते थे, क्योंकि शंकर देव ने ये प्रचार किया कि जीव का हत्या नहीं होना चाहिए। और उस समय पुरोहित लोग मंदिर में जीव का हत्या करते थे, तो वो पुरोहित लोग थोड़ा नाराज हो गए, क्योंकि वो ये सोचने लगे कि हमारे डिसाइपल्स को ये अपनी तरफ लेके जा रहे हैं। तो राजा के जाके वो कंप्लेन करने लगे कि शंकर देव ने ऐसे हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं। तो राजा उनको बुलाते थे, वाद विवाद, उस समय वाद विवाद होता था शास्त्र के ऊपर, और हर बार शंकर देव जीतते थे वाद विवाद शास्त्र के ऊपर। तो शंकर देव के बाद जब राजा को ऐसे पता चला कि कहीं डांस हो रहा है तो बुलाया, तो उसमें फर्क ये है कि उनका जो बोल है वो बोलबानी में थोड़ा फर्क किया। और उसके लिए, क्योंकि बोलबानी फर्क हुआ, जैसे इस बोलबानी में जरा खरिंग घरिंग ये सब लगने लगा, तो धैगी तिन ख्रंग ख्रखिति तिन खा तिन ख्रंग ख्रखिति धैगी तिन ख्रंग ख्रखिति, ये ग्रंग ख्रंग जो लगने लगा, उसके लिए खोल करेक्ट नहीं था, तो उन्होंने मृदंग बिठाया। वही फर्क है, ज्यादा डांस में फर्क नहीं है। और ये जो सर में जो आपने देखा होगा, जो सर में जो हम वेल लगाते हैं, उसके लिए एक्चुअली मुंह हम नहीं ढकते हैं। तो सर में जैसे हम वेल लगाते हैं, वो मैं पिक्चर आपके साथ दिखाऊंगी। तो ऐसे ही फर्क आया, ज्यादा फर्क नहीं, ज्यादा इतना फर्क नहीं कि उसको बहुत कलरफुल बना दिया, ऐसा नहीं। और तब भी शायद लड़के ही परफॉर्म करते थे, लड़के ही परफॉर्म करते थे अभी तक। ओके, अब थोड़ा आगे चलते हैं। रेपर्टुआर बद्दल आपण माहिती घेतली, म्युझिक बद्दल, कॉस्ट्युम्स बद्दल, नृत्याबद्दल माहिती घेतली, पण हा जो सगळा ही जी जर्नी आहे, जो प्रवास आहे, ज्याच्यामध्ये सुरुवातीला फक्त सत्रांमध्ये सादर केलं जायचं नृत्य भक्तिभावाच्या अंतर्गत, त्यानंतर राजाने बोलवून हळूहळू ते दरबारामध्ये सादर व्हायला लागलं। त्यानंतर बराच काळ गेला, त्याला एकतर शास्त्रीय कलेचं स्टेटस मिळालं, आणि त्यानंतर आता सत्रीय नृत्य ऑडिटोरियम्स मध्ये पण परफॉर्म होतं। तर हे मठातनं आणि याच्यातनं पूर्ण बाहेर आणून सर्वसामान्य लोकांना शिकवायला सुरुवात करणारे गुरु आणि एक्सपोनंट ह्याचे कोण होते, ज्यांनी इतका मोठा बदल घडवून आणला आणि ते ऑडिटोरियम पर्यंत, म्हणजे याला जागतिक पातळीवरती, भारतीय पातळीवरती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम कसं झालं? देखिए, ऐसा है कि जब सत्रिया नृत्य का क्लासिकल स्टेटस जब मिला, वो है 2000, तो वो ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 20 साल। लेकिन उससे पहले ही हम लोगों ने इसका प्रचार का शुरू कर दिया। तो क्लासिकल स्टेटस के बाद, क्योंकि ये स्टेटस तो संगीत नाटक एकेडमी के थ्रू हुआ, तो तभी संगीत नाटक एकेडमी आए और ज्यादा ट्रूप्स को बाहर भेजने लगे। उससे पहले हम लोग जब डांस करते थे, तो हम अपने हिसाब से जो लोग वहाँ डांस करते थे, गुरुज है, गुरुज अपने स्टूडेंट्स को लेके अलग अलग, असम में ही अलग अलग जगह में उसका, क्योंकि पहले 17 में थे, उससे बाहर आया। अब उससे बाहर आने के बाद पहला तो ये काम था कि असम में ही उसको प्रचार करें, क्योंकि असम में ही उसका प्रचार नहीं हुआ था। जैसे मैं जब भरतनाट्यम सीखने गई 1989 में, और जब मैं वापस आई 1989 में, जब मैं वापस आई, तभी लड़कियों को इंटरेस्ट नहीं था ये सीखने में, क्योंकि वो अट्रैक्टिव नहीं था, क्योंकि ये बॉयज डांस करते थे। तो बॉयज डांस करने में, अगर मैं भरतनाट्यम टीचर, मेरे पास जो स्टूडेंट सीखने आते थे वो भरतनाट्यम में इंटरेस्ट रखते थे, लेकिन सत्रिया में नहीं, उनको सीखना नहीं। तो लेकिन हम लोग प्रचार शुरू कर दिया था इसके, तो अलग अलग जगह में हमने किया। अभी 2000 के बाद जब संगीत नाटक एकेडमी में ये दायित्व लिया और उसमें सत्रिया केंद्र खोला, तो अलग अलग फेस्टिवल में भेजना, अलग अलग जगहों में भेजा, वो जिम्मेदारी संगीत नाटक एकेडमी ने लिया है। और उसके कारण काफी लोगों को
चांस भी मिल रहा है और काफी इसमें बढ़ावा हो रहा है उसमें। लेकिन एक बात उसमें है कि ये फिलॉसफी से थोड़ा हट गए, हट गए हैं, क्योंकि क्या होता है, हम ये लोकरंजक के लिए सोच रहे हैं, लेकिन ये जो फिलॉसफी है उसका अलग है। तो अभी दायित्व बनता है कि वो फिलॉसफी को हम मन में रखें, क्योंकि ये कॉम्पोजिशंस अभी हो रहा है, इसमें हम सब शामिल है, ऐसा नहीं कोई एक जन कर रहा है। हम सबको ये देखना है कि हम फिलॉसफी को, वो जो सत्र में जो हो रहा है वही बाहर में हो, क्योंकि सत्र में बूढ़े लोग हैं जो 100 के मतलब 98, 89, 80 इयर्स के ऊपर है, और वो लोग अभी उसको पकड़ के रखे हैं। और ये इतना बड़ा है, इसका जो रेपर्टोर है डांस का, डांस के साथ म्यूजिक, म्यूजिक के साथ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के साथ लिटरेचर, लिटरेचर के साथ फिलॉसफी, ये इतना शास्त्र पढ़ के ये समझना कठिन है। तो इसको कैसे हम पहले स्ट्रीमलाइन करें और स्टूडेंट्स को कैसे ये हम सिखाएं, ये हमारे सामने एक बडा काम है। बिलकुल, पण पुन्हा एकदा त्याच प्रश्नावर परत जाताना मला असा प्रश्न विचारायचा आहे की साधारणपणे तुमची पिढी जी आहे त्या पिढीनेच लोकांपर्यंत आणखीन हे नृत्य आणलं, शिकवायला सुरुवात केली, तर तुम्हाला शिकावं असं कसं वाटलं? कारण तोपर्यंत तर बऱ्याच काळ आधी सत्रांमध्ये केलं जाणं किंवा पुरुषांनीच केलं जाणं असा सगळा माहोल होता, वातावरण होतं. तर सर्वसामान्य घरातल्या लोकांना कधी वाटायला लागलं की आपण हे नृत्य शिकलं पाहिजे किंवा हे शिकवायला कोणी आणि कशी सुरुवात केली? तो ऐसा हुआ कि 17 में तो ये था, और 17 से अलाउ नहीं था कि बाहर जाके आप सिखाओ, वो अलाउ नहीं था, क्योंकि ये फिलोसॉफिकल था, ये उपासना का माध्यम था, ये उपासना करते थे, तो बाहर सिखाने का अलाउड नहीं था। लेकिन कुछ गुरुएं उसको धीरे धीरे बाहर सिखाने लगे। जैसे मेरा जो गुरु है रोकेश्वर सैकिया, वो गुवाहाटी आ गए। गुवाहाटी में, क्योंकि गुवाहाटी इज द कैपिटल, गुवाहाटी आ गए, तो गुवाहाटी में उन्होंने काफी सारे स्कॉलर्स जैसे डॉक्टर महेश्वरी, उन्होंने काफी इसमें रिसर्च किया है, मतलब लिटरेचर में काफी सारे रिसर्च के, तो उनके वो 3-4 लोग एकजुट हो गए। तो डॉक्टर महेश्वर ने और रोकेश्वर सैकिया और उनके भी गुरु थे, वो लोग एक साथ होके उन्होंने सोचा कि ये थोड़ा गुवाहाटी में हम प्रचार करें। तभी उन्होंने फर्स्ट वहाँ स्कूल संगीत सत्रा खुला। उसी में मैं, वो 5 साल की उम्र में, उसी में मैं शुरू किया था वो सीखने के लिए। लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम ऐसा था कि शुरू तो उन्होंने कर दिया, लेकिन इंटरेस्ट नहीं था बच्चों को। गांव में जैसे अपर असम में क्योंकि माजुली अपर असम में है, तो अपर असम में इसका चर्चा ज्यादा होती। ऐसा नहीं कि रोकेश्वर सैकिया जी ने ही किया है, जो वहां प्रचार कर रहे हैं, लड़कियों को सिखा रहे थे, लड़कों को सिखा रहा है, लड़कों को जो 17 में नहीं हो, बाहर उनको सिखा रहे थे, लड़कियों को सिखा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि एक दिन में हुआ, धीरे 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 वो फैलने लगे। और वही गुरु गवर्नमेंट को बोला कि हमको, जैसे रोकेश्वर सैकिया जी ने ही इंडोनेशिया को वो लेके गए दिखाने के लिए। तो ऐसे कॉन्फ्रेंस, जैसे कुछ कॉन्फ्रेंस होते थे गवर्नमेंट में, तो वहां प्रदर्शन होता था कॉन्फ्रेंस में। लेकिन वो अभी उस जमाने तो इसमें इतना डांस फेस्टिवल्स नहीं होते थे, जितना होते थे वो धीरे धीरे, एक मतलब स्लोली उसका वो बढ़ने लगा। और जो लोग, मेरे जैसे लोग, जो अपने हिसाब से ट्राई किया उसको ये करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, अपने स्टूडेंट्स को सिखा के और उसको परफॉर्म करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो पूरे देश में फैलने लगा और काफी सारे स्टूडेंट्स उससे परफॉर्म करने लगे। आजही भारतामध्ये विविध ठिकाणी सत्रीय अनेक लोक सातत्याने परफॉर्म करतायत। तर आत्ताच्या या पिढीबद्दल, अभी की जो जनरेशन है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आप जैसे काफी गुरु अब और भी ज्यादा उत्साह से, म्हणजे जास्त उत्साहाने लोकांपर्यंत हा नृत्य प्रकार नक्कीच पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतायत आणि आजची मुलंही ते शिकून घेतात। तर त्याबद्दल थोडंसं सांगाल का की आत्ताच्या पिढीमध्ये कसं चित्र आहे? अभी का जो जनरेशन है वो बहुत चाहते हैं इसको सीखने के लिए,
देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, अभी बहुत इंटरेस्ट हो गया है, क्योंकि ये जो है ना अपना होने का गर्व, मतलब ये मेरा देश का है, मेरा राज्य का है, वो अभी वो लोग रियलाइज करने लगे हैं बच्चे। तो इसमें अभी कॉलेजेस खुले हैं, म्यूजिक कॉलेजेस, जहां वो ग्रेजुएशन करते हैं, मतलब परफॉर्मिंग आर्ट का ग्रेजुएशन, फिर परफॉर्मिंग आर्ट का मास्टर्स, क्योंकि उनको समझ में अभी ये लगने लगा है कि हमको इसको एक पद्धति में, एक सिस्टम में पढ़ना चाहिए। तो ये वैसे तो एग्जाम्स होते थे, विशारद, वो सब हो रहा है, वो सब एग्जाम्स भी हो रहा है, पद्धति मूलक गुरु में जाते हैं, वहाँ एग्जाम्स लेते हैं, अभी इंटरेस्ट है उनका पढ़ने के लिए। लेकिन एक बात है, जैसे मैंने पहले भी कहा, थोड़ा वो लोग क्योंकि वो 17 में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो कभी कभी उनका कंफ्यूजन होता है कि ये सही है कि ये गलत है। तो उस विषय में हो जाएगा, हम लोग उसको थोड़ा ध्यान में रख के, ये कंफ्यूजन में अपने स्टूडेंट्स में देखती हूँ कि ये कौन सा होना चाहिए, क्या था, इसका हिस्ट्री क्या है, ये कैसे आया, इसमें फिलॉसफी क्या है, उसमें हमको अभी भी काम करना जरूरी है। मेरा एक्सपीरियंस में मैं ये नहीं कहूँगी ये सिर्फ सत्रिया में ही है, ये नॉलेज भरतनाट्यम और डांसेस में भी है कि बच्चे थोड़ा उसके जो एवोल्यूशन है थोड़ा डिस्कनेक्टेड है, ये मैंने देखा है। तो आई थिंक ये बनता है कि हम एज सीनियर डांसर्स कि उसको वो मार्ग दिखाएं, ताकि वो कंफ्यूजन नहीं हो। नहीं तो क्या होता है, आप उनको दोष भी नहीं देते, क्योंकि वो लोग देखते हैं क्या अट्रैक्टिव है, देख रहा है कि बॉलीवुड में डांस अट्रैक्टिव है, इधर डांस अट्रैक्टिव है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारा डांस ऐसा क्यों है, तब तक हम उसको कर नहीं पाएंगे। तो वो सत्रिया में ही मैं नहीं बोलती हूँ, वो मैं बाकी डांसेस में भी वो देखा है। और लेकिन एक अच्छी बात है कि इंटरेस्ट बहुत बढ़ा है, वो अच्छी बात। वो बरोबर आहे। मला असं वाटतं की गेल्या 10 वर्षामध्ये सत्रियाला जेव्हा नॅशनल लेवलला क्लासिकल नृत्याचा, शास्त्रीय नृत्याचा दर्जा मिळाला, त्याच वेळेला ग्लोबलायझेशनच्या माध्यमातून खूप बाहेरचे वेगवेगळे नृत्य प्रकार सुद्धा भारतामध्ये आलेले आहेत। मग तो क्लासिकल बॅले सारखा प्रकार असू देत किंवा इतर काही प्रकार असू देत, त्यामुळे थोडंसं नव्या पिढीचं सुद्धा कन्फ्युजन या बाबतीत होतंय की भारतीय शास्त्रीय कला शिकत असतानाच आपण इतर काहीतरी शिकावं का, म्हणजे एक मार्गीचे शिकणं पूर्वीच्या काळी असायचं, तसं होतच असं नाही, 2-3 गोष्टी सातत्याने शिकाव्यात असंही वाटत राहतं काही विद्यार्थ्यांना। तर ते कन्फ्युजन किंवा तुमच्या त्यातनं तो डिस्कनेक्ट थोडासा तयार होतो। आपल्या ह्याच्याबद्दल, एका नृत्याबद्दल आणखी माहिती करून घेण्यापेक्षा 2-3 गोष्टी जास्त केल्या जातात। आणि मला असं वाटतं की जे सांगितलं ते खूपच मार्गदर्शक आहे की एका वेळेला जर आपण एखाद्या नृत्याचा अभ्यास करत असतो तर तो संपूर्णतः त्याच्या परंपरेच्या बाबतीमध्ये, त्याच्या शास्त्राच्या बाबतीत करणं अतिशय गरजेचं आहे। शास्त्राच्या बाबतीत बोलत असताना जसं भरतनाट्यमध्ये आपण अभिनय दर्पण सारखं टेक्स्ट बुक फॉलो करतो, तसं सत्रियाच्या बाबतीमध्ये काही विशिष्ट टेक्स्ट बुक फॉलो केलं जातं का? आणि दुसरं म्हणजे ज्या मुवमेंट्स तुम्ही काही दाखवल्या मगाशी, तर त्या मुवमेंट्स बद्दल किंवा त्याच्या उगमाबद्दल किंवा त्याच्या शैलीबद्दल आम्हाला थोडंसं सांगा। तो शैली पहले तो ये जैसे हमारा भारतवर्ष में जितने डांसेस है, यू कैन सी डिफरेंसेस, यू कैन ऑल्सो सी सिमिलैरिटी, लेकिन एक पर्टिकुलर इसमें जो आप स्टाइल देखेंगे वो है कि उनका अंडुलेटिंग मूवमेंट, जो आप मोहिनी आट्टम में भी देखेंगे, एक ऊपर नीचे होने का एक मूवमेंट, वो स्टाइल है। लेकिन ये स्टाइल बिल्कुल अलग है और टेक्स्ट के हिसाब से, क्योंकि हमारा जो क्लासिकल डांसेस है वो प्रयोग से शास्त्र में जुड़ता है, बल्कि उल्टी तरफ नहीं, शास्त्र से प्रयोग में नहीं जुड़ता है। प्रयोग के बाद शास्त्र में हम प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कौन से शास्त्र में से ये आया है, क्योंकि हमारा डिस्कनेक्ट तो पहले ही हो गया, डिस्कनेक्ट तो पहले ही हो गया। शास्त्र का जो प्रयोग था पहले, उससे तो हम डिस्कनेक्टेड है। वैसे ही भरतनाट्यम में अभिनय दर्पण का ये जो आइडिया कि अभिनय दर्पण में ये है, वो हमको प्रयोग से ही हम शास्त्र तक गए।
तो सत्रिया नृत्य में भी, और आप कथक में भी देख लीजिए, नहीं तो मणिपुरी में भी देख लीजिए। जैसे मणिपुरी ने अभिनय दर्पण अडॉप्ट किया है, ओडिसी ने अभिनय दर्पण अडॉप्ट किया है, भरतनाट्यम ने अडॉप्ट किया है। ये भरतनाट्यम के बाद ही बाकी डांस फॉर्म्स ने ये शुरू किया अडॉप्ट करने के लिए, ताकि वो कुछ स्ट्रीमलाइन हो। लेकिन सत्रिया में हम अगर प्रयोग से शास्त्र तक जाए तो काफी जो हस्ता है वो सब ट्रेडिशनल हस्ता, लेकिन ये ट्रेडिशनल हस्ता काफी हस्ता जो है वो नाट्य शास्त्र से मिलता है। क्योंकि आप एक ही उदाहरण में दे सकती हूँ, जैसे अभिनय दर्पण में हम समदंशय ऐसे करते हैं, और नाट्य शास्त्र है संदंशय, ये है नाट्य शास्त्र का जो संदंशय है। तो सत्रिया में हम ये यूज करते हैं, ये यूज नहीं करते, ये होता नहीं सत्रिया में। और उसी प्रकार जैसे कर्तरीमुख हस्ता हम ऐसे ही दिखाते हैं, ऐसे हम दिखाते नहीं है। लेकिन ये कर्तरीमुख हस्ता श्री हस्त मुक्तावली में है। श्री हस्त मुक्तावली है जो शिवंकर कवि, हालांकि वो बाद में का है, बाद मतलब शंकर देव के पीछे क्या है ये। लेकिन ये हस्ता जब हम आंख दिखाते हैं तो हम ये हस्ता दिखाते, ये नहीं। अभी प्रैक्टिशनर्स ने ये शुरू किया है, लेकिन हम ट्रेडिशनल हस्ते में ये दिखाते, ये हम ये अर्ध पताका है, ये है कर्तरीमुख हस्ता जो आपको सिर्फ श्री हस्त मुक्तावली में मिलेगा। तो ये हम अभी कनेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा शास्त्र में, लेकिन ऐसे कोई शास्त्र उठा के जैसे अभिनय दर्पण का पूरा ले लिया, ये हुआ नहीं है। लेकिन हम कनेक्शन कर रहे हैं, जैसे पाद भेदा है, दृष्टि भेदा है, ग्रीवा भेदा है, वो सब कनेक्शन अभी हो रहा है। लेकिन उसको अपनाने के लिए अभी टाइम लगेगा। और ये भी एक प्रश्न आता है कि अपनाने की जरूरत है कि नहीं, कि वो वैसे ही रहने। नक्कीच, अगदी खूप छान सांगितलं तुम्ही की प्रयोगातून शास्त्र का शास्त्रातून प्रयोग हा एक नेहमीच वादाचा मुद्दा असतो किंवा अभ्यासाचा मुद्दा असतो। आणि विविध ग्रंथामध्ये कदाचित आता जर आपण शोधायला गेलं तर सत्रियाच्या या मुद्रा आपल्याला सापडू शकतात। त्यानंतर एक महत्वाचा प्रश्न मला असा विचारायचा आहे की आताच्या पिढीतल्या सर्व लोकांना जितकं भरतनाट्यम किंवा कथक बद्दल, ओडिसी बद्दल जितकं जास्त माहिती आहे, तितकं आता सत्रिय बद्दल गेल्या काही वर्षांमध्ये माहिती व्हायला लागलेली आहे, लोकांना उत्सुकता निर्माण व्हायला लागलेली आहे। तर आपले जे प्रेक्षक आहेत आणि त्यातले जे फार इच्छुक विद्यार्थी असतील त्यांच्यासाठी आपण सांगू शकतो का की भारतामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये कुठे कुठे सत्रिय शिकवणाऱ्या स्कूल्स आहेत, जसं की तुमचं जी अकॅडमी आहे त्या व्यतिरिक्त भारतामध्ये आणखी कोणकोणत्या प्रसिद्ध स्कूल्स आहेत? नहीं, अभी तक तो मेरे इसमें असम के बाहर इतना इंस्टीट्यूट नहीं हो रहा है। इंस्टीट्यूट अभी एस्टैब्लिश होने के लिए टाइम लगेगा। वैसे इंडिविजुअल डांसर्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हैं। कोई जैसे बैंगलोर में सेटल हो गया तो उसमें सिखाने लगे हैं बच्चों को, कोई दिल्ली में सेटल हो गया, और ज्यादातर की शादी होके, जैसे मेरा शादी होके मैं बाहर आ गई, शादी होके कोई बाहर आ गया, नहीं तो वो किसी कारण वहां सेटल हो गए, दिल्ली में सेटल हो गया, पुणे में सेटल हो गया। तो ऐसा इंडिविजुअल लेवल में सिखा हो रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूट के लेवल में अभी होने के लिए बाकी है, क्योंकि ये काम बहुत बड़ा है। अभी तो आप मुंबई में ही देखिए, जनरल जो एटीट्यूड है, क्योंकि भरतनाट्यम जानते हैं तो सीखने के लिए लोग उत्सुक होते हैं, तो इसका प्रचार और होना पड़ेगा, और परफॉर्मेंसेस होनी पड़ेगी, और सेमिनार्स, वेबिनार्स जो भी है, जितना उसका मतलब द मोर यू स्प्रेड इट थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, इट विल हैपन। बट एट अ लार्ज स्केल इट इज येट टू अर्ली एक्चुअली, बहुत अभी तक काम बाकी है। जैसे भरतनाट्यम गुजरात आया, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, तभी वो हुआ, शुरू हुआ, जैसे नटवानार्स आ गए थे अभी वहां करने के लिए, तो वो तो काम थोड़ा टाइम तो लगेगा उसमें। नक्कीच, पण तरी सुद्धा या परिस्थितीमध्ये सुद्धा तुम्ही गेली अनेक वर्ष सत्रिय महाराष्ट्रामधल्या विद्यार्थ्यांना शिकवताय आणि विद्यार्थी घडवताय।
5व्या वर्षापासून तुम्ही तुमच्या प्रवासाला सुरुवात केली, तर तुमचं कॉन्ट्रीब्युशन, तुमचं संशोधन, तुम्ही केलेले वेगवेगळे प्रयोग आणि तुम्ही केलेले परफॉर्मन्स याच्याबद्दल आम्हाला जाणून घ्यायला खूप आवडेल. तो संशोधन तो मैं कर नहीं सकती क्योंकि वो बड़ा चीज है. मैं तो स्टूडेंट ही हूँ, तो मैं अपने हिसाब से तो मैंने ठीक समझा वो मैंने किया. जैसे कॉस्ट्यूम के हिसाब से कभी कभी क्या होता है, हम लोग एक ही कॉस्ट्यूम पहन के हमको पूरा एक घंटा का प्रोग्राम करना पड़ता है. हम कॉस्ट्यूम नहीं चेंज कर सकते. जैसे सत्रिया में पुरुष का कॉस्ट्यूम अलग है और प्रकृति का कॉस्ट्यूम अलग है. तो अगर मैं प्रकृति का कॉस्ट्यूम पहन लूं स्कर्ट, तो मेरा जंपिंग मूवमेंट्स में ज्यादा कर नहीं सकती. और मुझे अगर मैं पुरुष का कॉस्ट्यूम पहन लूं तो प्रकृति का नहीं कर सकती. तो ऐसे मैंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे जो भक्कत लोग पहनते. वो क्या पहनते, धोती पहनते हैं, ऊपर जूड़ा बांधते हैं, उसमें मणि लगाते हैं, पर्ल बीड्स लगा के फिर वो डांस करते हैं. तो मैं एक भक्कत बन गई और उसमें बहुत अच्छा वेस्ट बैंड है, ऐसे मैंने किया है. लेकिन मैं ये तो दावे से नहीं कह सकती हूँ कि यही होना चाहिए, क्योंकि इसमें मुझे जो लगा कि इसमें और स्टडीज करना पड़ेगा. कुछ चीज पूरा अडॉप्ट करने से पहले इसमें और स्टडीज की जरूरत है. जैसे हम ऊपर पाग बोलते हैं, जो पगड़ी जैसा लगाते हैं. अब वो पगड़ी लगा के मैं लेडीज की एक्टिंग नहीं कर सकती. अब पगड़ी तो बांधना पड़ता है, पगड़ी तो टोपी जैसा नहीं पहन सकते. तो काफी सारे इसमें व्हाट डू यू से प्रॉब्लम्स आर देयर. लेकिन मैंने ट्राई किया, जैसे एक जो मैंने किया, परफॉर्मेंस तो काफी हो गए. तो मैंने, क्योंकि ये शंकरदेव को लोग जाने, असम के बाहर सत्रिया को सब जानते हैं लेकिन शंकरदेव को थोड़ा कम जानते हैं. ये शंकरदेव नाम, जैसे नामदेव, सूरदास, ये सब नाम हम सबको पता है, मीराबाई. तो वो नाम शंकरदेव का जब जानने लगेंगे तो ऑटोमेटिक सत्रिया फॉलो करेगा. तो मैं शंकरदेव को जाने, इसके लिए मैंने ऐसा किया था, जहां में शंकरदेव के सारे कॉम्पोजिशंस बाकी स्टाइल में, भरतनाट्यम, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथक में करवाया था. तो वो एक्सरसाइज बहुत अच्छा था, क्यों वो डांसर्स शंकरदेव को जानने लगे. जैसे मोहिनीअट्टम में शंकरदेव का कॉम्पोजिशन किया, ओडिसी में किया, कथक में किया, भरतनाट्यम में किया. तो वो प्रचार हुआ था. तो ऐसे में अपने प्रोडक्शंस करती हूँ, लेकिन करने के लिए तो और बहुत बाकी. बिलकुल. आणि अशा पद्धतीने सोलो परफॉर्मन्सेस आणि ग्रुप परफॉर्मन्सेस अशा दोन्ही कोरिओग्राफीज केल्या जातात का? आजच्या काळामध्ये तुम्ही जेव्हा परफॉर्म करायला जाता सत्री, तेव्हा त्या रचना सत्रमध्ये परफॉर्म केलं जातं त्याच्यापेक्षा कशा वेगळ्या असतात आजच्या काळात? नहीं, सोलो एक्चुअली सत्रिया में होता नहीं. सब ग्रुप ही होता है, सब डांसर्स ग्रुप ही. अभी हम सोलो करते हैं, डुएट करते हैं उसी डांस को. सोलो एक ही होता है जो सूत्रधारी का डांस, वही सोलो होता है. बाकी सब ग्रुप में होता है. अभी हम, क्योंकि हम ग्रुप में नहीं करते हैं, वही डांस हम सोलो करने लगे. लेकिन वही डांस जो चाली डांस है वो हम सोलो करने लगे. लेकिन 17 में सोलो नहीं होता. जैसे पहले तो 17, जैसे आपने लड़कियों को देखा वो ग्रुप में डांस किया, पहले तो 17 में डांसेस चारों तरफ होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे मुड़ के करते हैं, ताकि सब देखें. एक अगर मूवमेंट है, वो मूवमेंट 4 बार करेंगे. पहले भगवान के सामने करेंगे, उसके बाद इधर करेंगे, पीछे करेंगे, ऐसे करेंगे. लेकिन पीछे ज्यादा नहीं करते हैं क्योंकि भगवान को पीठ नहीं दिखा. तो उसका वो कोरियोग्राफी अलग है. अभी हम जब स्टेज में लेके आए तो उसका कोरियोग्राफी हमने थोड़ा अलग कर दिया सोलो के लिए. तो सोलो फॉर्मेट सत्रिया में नहीं था, कभी नहीं था, और वो हम अभी अडॉप्ट करने लगे हैं. और नया नया कॉम्पोजिशन, किसी ने रामायण का ले लिया, रामायण का कॉम्पोजिशन किया. जैसे मैंने ही खुद रामायण का कॉम्पोजिशन किया, सीता और रावण का किया कॉम्पोजिशन. और वो जो ड्रामा है सीता हरण किया, मैं ही तो सीता और लक्ष्मण का किया. ऐसे ही थोड़ा थोड़ा एक्सर्प्ट्स लेके उसको सत्रिया स्टाइल में किया.
स्टाइल जो डांस का है वो सत्रिया में मी फक्त जे ब्रजावली भाषेतले शंकरदेवांचे जे विविध रचना त्यांच्या आहेत त्या व्यतिरिक्त आता हळूहळू इतर धार्मिक रचना म्हणा किंवा इतर काही नवीन रचना नवीन कवींच्या पण अर्थातच भक्तीवरती आधारित असलेल्या अशा रचनांवरती सुद्धा सत्रिय नृत्य व्हायला लागलेलं आहे आणि ते प्रत्यक्ष व्यासपीठावरती होताना त्याची कोरिओग्राफी लोकांच्या दृष्टीने किंवा ऑडियन्सच्या दृष्टीने बदललेली आहे. मला वाटतं असे बदल आणखी सातत्याने घडत राहतील. ही आत्ताच सुरू झालेली प्रक्रिया आहे आणि या प्रक्रियेमध्ये खूप मोठा प्रवास आणि पुढे घडणार आहे. खूप सारे विद्यार्थी सुद्धा तुम्हाला नक्कीच याच्यामध्ये तुम्ही सामावून घ्याल याची मला खात्री आहे. मला असं वाटतंय की खूपच सुंदर आणि वेगळ्या पद्धतीने फार माहिती नसलेल्या अशा या शास्त्रीय नृत्य प्रकाराबद्दल, कारण नव्याने ते लोकांसमोर आलेलं आहे, नव्याने त्याला शास्त्रीय नृत्याचा दर्जा प्राप्त झालेला आहे. खूप माहिती आज आपण तुमच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवलेली आहे आणि मला खात्री आहे की अनेक विद्यार्थ्यांना खूप उत्सुकता वाटून ते नक्की या नृत्याकडे वळतील. इमेज दिखा देती हूँ. हाँ, और आप तो ये है जैसे सत्राधिकार. सत्राधिकार मतलब 17 का जो हेड होते वो ऐसे डिसाइपल्स उनके सामने आते हैं तो वो 17 को चलाते, सत्राधिकार होते वो. फिर ये है सूत्रधारी. सूत्रधारी का पोशाक ऐसा होता है. ये ही पहले इसी डांस के ऊपर, सत्रिया डांस का आधार इसी डांस के ऊपर है, सूत्रधारी के ऊपर. यही पहले हुआ था. ये शंकर देव का क्रिएशन है. जो मैंने आपको बोला था बॉयज डांस करते हैं, कृष्णा, हर एक जन कृष्णा है, हर एक जन कृष्णा. तो ये हर एक जन जो कृष्णा है ऐसे बॉयज डांस करते हैं. तो आप कृष्णा मेन कौन है आप नहीं देख सकेंगे. हाँ, ऐसे ही डांस करते हैं. ये अब मैंने जो बोला ऊपर जो ये पगड़ी पहनते हैं, पाग जो बोलते हैं, और पूरा कंप्लीटली व्हाइट उनका कॉस्ट्यूम, और हाथ में ताल लेके वो डांस करते हैं. आई थिंक दिस इज इनफ, है ना. या खूपच मस्त. विविध फोटोच्या माध्यमातून सुद्धा आम्हाला आणखीन जास्त उत्तम पद्धतीने कळलं, कारण डोळ्यासमोर दृश्य दिसत असलं की आपल्याला प्रत्यक्ष तिथलं वातावरण कसं आहे, वाद्य काय आहेत, किती आनंदाने अनुभव घेत आहेत नृत्य करणारे लोक, हे सुद्धा आपल्याला अगदी प्रत्यक्ष कळत असतं. तसं या व्हिडिओ क्लिप्स मधनं आणि फोटोज मधनं सुद्धा आम्हाला कळलं. प्रतीक्षाताई, खूप खूप धन्यवाद. आज तुम्ही इथे आलात आणि इतकी महत्वाची माहिती दिली आणि अशाच पद्धतीने आणखीन लोकांपर्यंत नृत्य पोहोचू देत अशी इच्छा आपण व्यक्त करूया. थैंक यू सो मच पूर्वी. नमस्ते. मुझे एक ही खेद है कि मराठी में बात नहीं कर सकी, लेकिन अगली बार मैं जरूर ट्राई करूंगी. गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सांस्कृतिक संचालन ये जो प्रोग्राम आयोजन किया है, मैं कंग्रेचुलेट उनको, अभिनंदन प्रकट करती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है कि 8 डांस को लेके और लोगों तक पहुंचाए. ये हमारे लिए आर्टिस्ट लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. और आचार्य पार्वती कुमार जी का जो जन्म शताब्दी का ये प्रोग्राम था, मैं आभारी हूँ उनके ऊपर कि मुझे बुलाया और 2 शब्द सत्रिया के ऊपर करने के लिए मुझे ये मौका दिया. बहुत थँक्यू सो मच मॅम. पुन्हा एकदा तुमचे खूप खूप आभार. आणि आजच्या या भागामध्ये आपण इथेच थांबतोय. आज आपण सत्रिया या नृत्य प्रकाराबद्दल माहिती घेतली. आज आपण इथेच थांबूया. नमस्कार.